नमस्ते। तो आज हम लोग सुनेंगे बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में। बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल प्रोसीड्योर है। यह कोई ऑपरेशन नहीं है, मेडिकल प्रोसीड्योर है जिसमें हम लोग ट्रांसप्लांट के द्वारा बोन मैरो को चेंज करते हैं, बोन मैरो अस्थि मज्जा चेंज करते हैं। तो यह दो प्रकार का होता है, एक ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कहलाता है और एक एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट होता है। तो ऑटोलोगस जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसमें जो स्टेम सेल है वह पेशेंट से लिया जाता है, मरीज से लिया जाता है, इसलिए ऑटोलोगस है। और एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट में दूसरे लोग स्टेम सेल डोनेट करते हैं, जैसे बहन, भाई, माँ, पिताजी या कोई और भी अन्य रिश्तेदार या दूर दराज के लोग जिनसे एचएलए मैच हुआ है वह दे सकते हैं। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसा मैंने बताया कि एक मेडिकल प्रोसीड्योर है और इसमें समय कितना लगता है। तो ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट में यूजुअली 2 सप्ताह का समय लगता है और जो एलोजेनिक ट्रांसप्लांट है वह 3 से 4 सप्ताह का उसमें समय लगता है। ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट जो है साधारणतया हम लोग मल्टीपल माइलोमा बीमारी और लिम्फोमा नामक बीमारी के लिए करते हैं, और जो एलोजेनिक ट्रांसप्लांट है वह हम लोग ज़्यादातर एप्लास्टिक एनीमिया, थैलेसेमिया, ब्लड कैंसर्स जैसे एक्यूट ल्यूकेमिया जैसी बीमारियों के लिए करते हैं। माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम है, उनके लिए भी एलोजेनिक ट्रांसप्लांट जो है किया जाता है। और इसके लिए एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेटअप की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि इन्फेक्शन कंट्रोल की व्यवस्था हो, 24/7 मॉनिटरिंग की व्यवस्था होती है, और कीमोथेरेपी कैसे दी जानी चाहिए वैसे ट्रेंड नर्सेज होनी चाहिए। हॉस्पिटल में 24/7 अच्छे ब्लड कंपोनेंट के साथ युक्त ब्लड बैंक होना चाहिए। इसे ऑलवेज किसी हिमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट के सुपरविज़न में किया जाता है। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या ज़रूरत होती है, तो जैसे ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट है उसमें तो स्टेम सेल पेशेंट से ही लिया जाता है। इसके अलावा हमें जानना है, सबसे पहले अपने डॉक्टर से समझना है कि जिस बीमारी के लिए हम लोग ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उसमें कितने सक्सेस हैं, क्या प्रोटोकॉल यूज़ किया जाएगा, कितना समय लगेगा, कॉस्ट क्या आएंगे, सफलता कितनी मिलने की संभावना है। एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट में भी बीमारी के अनुसार समय लगता है और उसके कंडीशनिंग कीमोथेरेपी प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसको समझना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि किस बीमारी के लिए स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया गया है उसी अनुसार उसके सफलता के आसार रहते हैं, तो उसको भी समझना ज़रूरी है। और ट्रांसप्लांट कोई वन टाइम प्रोसीड्योर नहीं है, ट्रांसप्लांट के बाद भी अच्छे से फॉलोअप में, रेगुलर फॉलोअप में रह के ही हम लोग उसके रिज़ल्ट को और अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे GVHD होता है या ग्राफ्ट फेलियर होता है या CMV रीएक्टिवेशन या कोई और भी वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है, डिजीज़ रिलैप्स कर सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग रेगुलर फॉलोअप में रहें और चीज़ों को समझें। तो आप सभी को धन्यवाद। आगे के सेशन में हम लोग सुनेंगे ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट क्या होता है, और फिर हम लोग एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट अलग अलग बीमारियों के लिए चर्चा करेंगे। धन्यवाद।